हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। हम लोग को पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड और इसके साथ थाइमस ग्लैंड को डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एड्रीनल ग्लैंड को। एड्रीनल ग्लैंड को हम अधिवृक्क ग्रंथि या सुप्रारीनल ग्रंथि कहते हैं। रीनल माने क्या होता है? किडनी। तो सुप्रा माने सुप्रा यानी ऊपर, अधि माने भी एड या अधि माने भी ऊपर। तो यानी यह जो किडनी के आसपास या किडनी के ऊपर स्थित होती है उसे हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। निकलती कहाँ, बनती कहाँ से है ये? तो भाई ये एक्टोमीजोडर्मल है, यानी इसका आधा भाग एक्टोडर्म से और आधा भाग मीजोडर्म से बना है। तो मेड्यूला जो है इसका आंतरिक भाग है और कॉर्टेक्स इसका जो है बाह्य भाग है। इसका दूसरा नाम सुप्रा या अधिवृक्क ग्रंथि है। आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं इसको, करो मरो ग्रंथि भी कहते हैं, लड़ो या उड़ो ग्रंथि भी कहते हैं, 3F ग्लैंड या FF ग्लैंड कहते हैं, S4 ग्लैंड भी कहते हैं। अभी जो आपके F हैं उनका मतलब क्या है? 3F माने फियर, फाइट, फ्लाइट। ठीक है, फियर यानी डर के समय, फ्लाइट यानी कि उड़ान भरते हुए या कोई बहुत बहादुरी वाला काम करते हुए, फाइट जानते हैं लड़ाई करते हुए। तो जो हार्मोन रिलीज होते हैं इन्हीं से रिलीज होते हैं। S4 शुगर, सॉल्ट, सेक्स, स्ट्रेस, ये 4 चीज़ों को नियंत्रित करती है। एड्रिनल का जो भाग है वो 2 अलग अलग पार्ट हैं। एक अलग का इन द सेंस कि वो है तो पूरी एक ही, लेकिन अंदर का जो भाग कहलाता है वो आपका मेड्यूला है और जो बाह्य भाग है वो उसका कॉर्टेक्स है। तो जो कॉर्टेक्स है ये मीजोडर्म से बना है और जो आंतरिक भाग है वो एक्टोडर्म से बना है। ठीक है, मेड्यूला किससे बना हुआ है? अंदर का भाग एक्टोडर्म से और मध्य भाग मीजोडर्म से बना है। अब जो कॉर्टेक्स है ये कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन रिलीज करता है, मेड्यूला कैल्कोलेमिन हार्मोन रिलीज करता है। मेड्यूला का नेचर प्रोटीन स्रावित करना होता है, मतलब इसमें प्रोटीन से बने हुए हार्मोन की प्रकृति प्रोटीन, ये वो हार्मोन रिलीज होते हैं जिसमें एक तो है आपका एड्रेनालिन और दूसरा है नॉर एड्रेनालिन। ठीक है, तो मेड्यूला से एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज होंगे। इनको हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। हमने कहा था ना 3F, तो फियर, फाइट, फ्लाइट। नेक्स्ट है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के 3 भाग, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। तो जोना ग्लोमेरुलोसा जो होता है इससे बनते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलो नाम से पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ खनिज से संबंधित होगा। तो ये एल्डोस्टेरोन नाम का हार्मोन स्रावित करता है। ठीक है, क्योंकि ये कॉर्टिकॉइड्स रिलीज करते हैं तो सारे ही हार्मोन के लास्ट में कॉर्टिकॉइड्स लिखा है। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये कॉर्टिसोल हार्मोन है और सेक्स कॉर्टिकॉइड ये आपका एंड्रोजन एस्ट्रोजन है। ठीक है, तो हमने कहा कि एड्रिनल के 2 भाग, कॉर्टेक्स, मेड्यूला। मेड्यूला का हम याद कर ले, मेड्यूला से कैल्कोलेमिन निकलेंगे जो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन है। ठीक है, और कॉर्टेक्स जो है इससे 3 भाग हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। इनसे 3 प्रकार के हार्मोन निकलेंगे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स कॉर्टिकॉइड। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या है? एल्डोस्टेरोन जो सोडियम की मात्रा को बढ़ाता है, पोटेशियम की मात्रा को कम करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये कॉर्टिसोल नामक हार्मोन निकलेगा। सेक्स कॉर्टिकॉइड एंड्रोजन और एस्ट्रोजन स्राव होगा। अब देखते हैं, हम समझते हैं। तो सबसे आंतरिक भाग मेड्यूला है, ये तो हमें पता ही है। मेड्यूला एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो मेड्यूला आंतरिक भाग है ये आपका एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन को रिलीज करेगा। अब जो कॉर्टेक्स है इसको समझते हैं। तो कॉर्टेक्स का जो सबसे आंतरिक भाग है, जो सबसे अंदर की ओर स्थित भाग है, उसमें आपके जोना रेटिकुलरिस कहलाता है। जोना रेटिकुलरिस के बाद मध्य भाग जो आता है वो जोना फेसिकुलेटा है और सबसे बाह्य भाग जो सबसे बाहर की तरफ स्थित है वो ग्लोमेरुलोसा है। RFG के फॉर्म में आप याद कर सकते हो। R फॉर रेटिकुलरिस सबसे अंदर, F फॉर जो मध्य है वो, और बाह्य जो है वो G यानी ग्लोमेरुलोस। चाहे आप GFR कर ले, GFR और RGF, जैसा आपको सही लगे। RFG करके याद कर लें। ये किसके भाग है? कॉर्टेक्स के भाग हैं। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित हार्मोन की अगर हम बात करें, एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन स्रावित होते हैं लगभग 40 से 50 हार्मोन कॉर्टेक्स से निकलते हैं, लेकिन इसमें से सक्रिय हैं 7 से 8। ठीक है, तो सबसे पहले बाह्य भाग की बात करेंगे, ग्लोमेरुलोसा की। तो इसकी श्रेणी है मिनरलोकॉर्टिकॉइड की। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड में हम एल्डोस्टेरोन हार्मोन की बात करते हैं। ये रेनिन, एंजियोटेंसिन,
एल्डोस्टेरॉन सिस्टम से निकलता है। एल्डोस्टेरॉन के क्या कार्य होते हैं? सोडियम की मात्रा को बढ़ाएगा, पोटेशियम की मात्रा को घटाएगा और फॉस्फेटाइन की मात्रा को भी घटाएगा। हाइपर नेट्रियम हार्मोन है, रक्त में सोडियम की मात्रा। अच्छा, नेट्रियम क्या होता है? तो सोडियम का जो लैटिन नेम है वो नेट्रियम है, इसीलिए हम Na से डिनोट करते हैं सोडियम को। तो हाइपर नेट्रियम हार्मोन है हमारा एल्डोस्टेरॉन, क्योंकि ये बढ़ा देता है। कौन सी इसकी श्रेणी है? तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। कहाँ से निकलता है? तो ग्लोमेरुलोसा से निकलता है। पोटेशियम को के से क्यों डिनोट करते हैं? क्योंकि इसका लैटिन नेम कैलियम है। ठीक है। BCOP ब्लड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर का इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा नियमन करता है। ठीक है। कौन? एल्डोस्टेरॉन नामक हार्मोन। अब बात करते हैं मध्यचर्म की, जो सबसे चौड़ी परत थी, जोना फेसिकुलेटा। ये ACTH, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को रिलीज करता है, जिसमें प्रमुख हार्मोन है हमारा कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को हम जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं और ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को भी नियंत्रित करता है, प्रेरित करता है। इसके अलावा जो हमारा जोना फेसिकुलेटा है वो रेड बोन मैरो में RBC के निर्माण में भी सहायक होता है, लेकिन WBC के निर्माण को संदमित यानी रोक देता है। तो पूछा जाए वो कौन सा भाग है अधिवृक्क ग्रंथि का जो RBC को बढ़ाता और WBC को घटाता है? वो जोना फेसिकुलेटा है। अब रेड बोन मैरो ऊपर का भाग है, जिसे हम स्पंजी बोन भी कहते हैं, और बीच का जो भाग होता है वो हमारी सॉलिड बोन होती है। तो रेड बोन मैरो जो ऊपर की तरफ स्थित है, ये इसके बीच से गुजरती है। यहाँ स्टेम सेल उपस्थित होती है, जो लाल अस्थि मज्जा में RBC WBC प्लेटलेट्स का निर्माण करती हैं, रक्त का इसमें निर्माण होता है। जबकि दूसरी ओर ये हार्मोन प्रतिरक्षा संदमन करता है। अब बताइए, अगर WBC को रोकेगा बनने से, तो बिल्कुल एक सामान्य सी बात है कि प्रतिरक्षा का संदमन करेगा। जबकि इसके विपरीत जो आपकी थाइमस ग्रंथि थी, वो प्रतिरक्षा सिंहासन कही जाती थी, क्योंकि वो WBC को क्या करती थी? परिपक्व करती थी। दूसरी ओर अंग प्रत्यारोपण के समय हम इस हार्मोन का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी के शरीर से दूसरे के शरीर से फॉरेन बॉडी है, उससे कोई ऑर्गन आप किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में डालोगे, तो वो उसके लिए एंटीजन की तरह कार्य करेगी और फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी। तो क्या पता शरीर उसको स्वीकार ही ना करे, है ना, एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा बन जाए। तो इसलिए हम कुछ समय के लिए उसमें हम कौन सा हार्मोन इंजेक्ट करते हैं? कॉर्टिसोल, ताकि उसकी प्रतिरक्षा जो है कुछ समय के लिए संदमित हो जाए। कॉर्टिसोल का इंजेक्शन दिया जाता है। एंटी एलर्जिक हार्मोन भी, यानी जब भी किसी व्यक्ति को एलर्जी होती है तो उस दौरान ये हार्मोन रिलीज होता है शरीर में, कॉर्टिसोल। एंटी र्यूमेटिक अर्थराइटिस हार्मोन भी, अर्थराइटिस हमने पढ़ा था, गठिया होती है जिसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल बन जाते हैं। एंटी अस्थमेटिक, अस्थमा में बीमारी होती है फेफड़ों से संबंधित। एंटी इन्फ्लामेटरी, सूजन के लिए इन्फ्लामेशन कहा जाता है। तो ये कॉर्टिसोल बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है, जो एंटी एलर्जिक, एंटी र्यूमेटिक अर्थराइटिस, रूमेटिक अर्थराइटिस जो होता है, अर्थराइटिस जो होता है, ये जोड़ों से संबंधित एक प्रकार की परेशानी है। एंटी अस्थमेटिक और एंटी इन्फ्लामेशन हार्मोन की तरह काम करता है। तो हमने ग्लोमेरुलोसा को समझा था, जहाँ से एल्डोस्टेरॉन रिलीज हो रहा था, जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड श्रेणी का था। फिर जोना फेसिकुलेटा को समझा, जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड श्रेणी का हार्मोन कॉर्टिसोल रिलीज करता है। अब हम समझने जा रहे हैं जोना रेटिकुलरिस को। जोना रेटिकुलरिस जो होता है, ये सेक्स कॉर्टिकॉइड प्रकार का हार्मोन है। इससे एंड्रोजन एस्ट्रोजन निकलते हैं। अब एंड्रोजन एस्ट्रोजन हार्मोन जो है, ये अंडाशय और वृषण से भी निकलते हैं। तो इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में अंडाशय वृषण को रिप्रोडक्टिव चैप्टर में समझेंगे। अभी के लिए हम केवल जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड है, उससे स्रावित होने वाले एंड्रोजन एस्ट्रोजन को समझते हैं। देखिए, मुख्य हार्मोन जो पुरुषों में होता है वो एंड्रोजन होता है, और फीमेल में जो होता है वो एस्ट्रोजन होता है। ये हार्मोन महिला पुरुष के शरीर में सेकेंडरी सेक्सुअल सिम्टम्स को दर्शाते हैं। पुरुष में एंड्रोजन की अधिकता से पुरुषत्व के लक्षण आते हैं, स्त्री में एस्ट्रोजन की अधिकता से स्त्रीत्व के लक्षण आते हैं। लेकिन किडनी जो है, एड्रीनल ग्लैंड जो, वो तो सभी के शरीर में होगी, यानी महिलाओं के शरीर में भी एंड्रोजन की कुछ मात्रा होगी और पुरुषों के शरीर में भी एस्ट्रोजन की कुछ मात्रा होगी। ठीक है, बस उसकी मात्रा कम रहेगी, जो डिपेंड करेगा बॉडी के अकॉर्डिंग। जैसे मेल में एंड्रोजन मात्रा ज़्यादा होगी, एस्ट्रोजन मात्रा कम होगी, फीमेल में एंड्रोजन मात्रा कम होगी, एस्ट्रोजन मात्रा ज़्यादा होगी। लेकिन अगर पुरुषों से एस्ट्रोजन की अधिकता हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? गायनोकोमैटिया। और अगर महिलाओं में एंड्रोजन की मात्रा हो जाए तो इसको हम कहते हैं हिरेस्यूटिज्म, है ना, या वर्लिज्म भी कहते हैं। नेक्स्ट है हार्मोन का एक्शन। तो हार्मोन किस प्रकार कार्य करते हैं? तो सबसे पहले जो हमारे हार्मोन होते हैं
वो फैट सॉल्युबल होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। इनका नेचर होता है स्टेरॉइड प्रकार का। स्टेरॉइड समझते हो, जो एकदम से आपको उत्तेजना प्रदान कर दे, जैसे एड्रिनल कॉर्टेक्स से सेक्स हार्मोन निकलेंगे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये स्टेरॉइड नेचर के हैं। अच्छा, कुछ हार्मोन ऐसे होंगे जिनको आयोडीन की संज्ञा दी गई है, आयोडीन हार्मोन कहते हैं, जैसे थायरॉक्सिन। कुछ हार्मोन ऐसे भी होते हैं जो वाटर सॉल्युबल भी रहते हैं, है ना। अब प्रोटीन, अमीनो एसिड और पेप्टाइड इनमें हो सकता है। ये फर्स्ट केमिकल मैसेंजर कहलाते हैं, क्योंकि सबसे पहले यही जा करके सूचना देते हैं। नेक्स्ट है कि सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है हमारी। अब जो फैट सॉल्युबल है वो तो एकदम से जा करके सीधे प्रवेश कर जाएंगे इससे होकर के सेल मेम्ब्रेन से, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन है वो कैसे प्रवेश करेंगे, तो वो सबसे पहले जा करके सूचना देंगे सेल मेम्ब्रेन को। वहाँ पर सेकेंडरी मैसेंजर फॉर्म होगा CAMP, CGMP, कैल्शियम, या फिर जो आपकी IG3 है उसके फॉर्म में, सॉरी IP3 है उसके फॉर्म में, और फिर वो बॉडी के अंदर पुनः प्रवेश करेगी। तो इस तरीके से केंद्रक को सूचना मिलेगी, जिससे DNA से mRNA से राइबोसोम और राइबोसोम से प्रोटीन, मतलब जिस तरीके का हार्मोन रिलीज होगा उस तरीके के प्रोटीन का निर्माण कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से एंडोक्राइन सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन।